वेलकम टू XIS। दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स में लास्ट हमने एडुटेरिया मैगजीन स्टार्ट की थी। उसके जो न्यूज़ एट 365 वाला जो कॉलम होता है उसके हमने ऑलमोस्ट हाफ जो पोर्शन है वो कंप्लीट कवर कर लिया था। आगे के जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो लास्ट देखा था वो इस साल के जो भारत रत्न अवार्ड किए गए हैं उनसे रिलेटेड देखा था। इसमें हमने कर्पूरी ठाकुर और इसके अलावा MS स्वामीनाथन जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, PV नरसिम्हा राव जी और चौधरी चरण सिंह जी के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी हैं जो इनके नाम पे किसान दिवस मनाया जाता है इंडिया में। 23 दिसंबर का जो इनका एक्चुअली बर्थ डेट है उसी दिन किसान दिवस मनाया जाता है। और जहाँ पे इनकी समाधि है उसको किसान घाट भी कहते हैं। इनको इस बार ऑनर्ड किया गया है विद द भारत रत्न। ठीक है, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी बने थे एक बारी। एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के जिन्होंने कभी भी लोकसभा को फेस नहीं करा। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है। लोकदल पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, वेस्टर्न यूपी में, वहाँ इनका अस्तित्व था। ठीक है, आज मतलब उस टाइम तो ये बहुत बड़े नेता थे, लेकिन इनकी जो आज के टाइम इनकी जो बनाई हुई पार्टी है वो वेस्टर्न यूपी में आपको देखने को मिलती है। चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये उत्तर प्रदेश के, फिर बाद में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। ठीक है, इनकी जो समाधि है उसको किसान घाट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वही रिपीट हुआ है कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश के मतलब UP PCS के लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है जो ये 1952 का, ये इनके ही एफर्ट्स के बाद इसको लेके आया गया था। ये ओवरऑल जो इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं ना, जैसे टेनेंसी रिफॉर्म्स हो गया, ठीक है, सीलिंग हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड्स हो गया, उससे रिलेटेड है ये। इनकी एक बहुत फेमस बुक है इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट। एक दूसरी बुक है जिसका नाम है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया कॉजेज एंड क्योर। तो ओवरऑल आप देखोगे तो प्राइमरली जो इनका काम है वो जो जमींदारी सिस्टम इंडिया में हुआ करता था ना, यानी कि एक इन बंदे के पास बहुत सारी ज़मीन थी, या फिर हम कह सकते हैं लैंडलेस लेबर का जो वो था प्रॉब्लम इंडिया में, लैंडलेस लोगों का, वो इन्होंने ख़त्म करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी भूमिका रही है। नेक्स्ट है हमारा PV नरसिम्हा राव जी। देखिए, PV नरसिम्हा राव जी हैं जो ये भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हुए इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। फॉर एग्जांपल जो LPG रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे वो इनके टाइम हुए थे। 10% EWS का जो कोटा जो बाद में नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट ने लेके आई थी, इसको BJP गवर्नमेंट, वो सबसे पहले उसका आइडिया इन्होंने ही दिया था। ठीक है, ऑल्दो ये लागू नहीं करवा पाए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था उस टाइम पे। इसके अलावा जो इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो इनके टाइम पे बना था। 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, आपको पता ही होगा किस चीज़ से रिलेटेड है ये हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड, वो इनके टाइम के हैं। तो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इंडिया ने अचीव किए थे PV नरसिम्हा राव जी के टाइम पे। ठीक है, तो इनको भारत रत्न दिया गया है। ये पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, मतलब नॉट फर्स्ट, मतलब चीफ मिनिस्टर रह चुके थे ये किसके, आंध्र प्रदेश के, और बाद में फिर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। और जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। इनकी जो मतलब मेमोरियल है, यानी कि समाधि जिसको बोलते हैं नॉर्मली, वो मेमोरियल को नाम दिया गया है ज्ञान भूमि। जैसे जो चौधरी चरण सिंह जी हैं उनके जो मेमोरियल है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है किसान घाट। और जो इनकी नरसिम्हा राव जी की जो समाधि है उसको कहा जाता है ज्ञान भूमि। इन्होंने एक तेलुगु नावल है जिसका नाम है वेई पडागलू। जो वेई पडागलू है ये एक बहुत फेमस तेलुगु राइटर हुए हैं जिसका नाम था श्री विश्वनाथ सत्यनारायण। इनकी इस नावल को, वेई पडागलू को, इन्होंने ट्रांसलेट किया था किस नाम से, सहस्त्रपन। ये ना न्यूज़ में थोड़ा डिस्कस हुआ था, तो ये ना पूछा जा सकता है पेपर में, ये बुक पूछी जा सकती है नावल, और किसने इसको ट्रांसलेट किया था ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक सिमिलर क्वेश्चन एक बार C राजगोपालचारी से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन C राजगोपालचारी से रिलेटेड पूछा गया था। क्योंकि ये C राजगोपालचारी हैं, इनको देखोगे आप तो जो जो ये साउथ इंडिया में जो कार्नेटिक म्यूज़िक वगैरह होता है उससे रिलेटेड कुछ काम था उनका, उससे रिलेटेड आया था एक बार क्वेश्चन। ठीक है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको कहा जाता है द इनसाइडर। 1998 में ये पब्लिश हुई थी, द इनसाइडर। इसको आप ना ऐसे, जैसे इनके टाइम पे ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था, तो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में होती है ना इनसाइडर ट्रेडिंग, तो उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं उसको। द इनसाइडर ये किसकी है, ऑटोबायोग्राफी है नरसिम्हा राव जी की। MS स्वामीनाथन जी हैं जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है इंडिया में, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ओवरऑल फादर है नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने ये ICR जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उसके अलावा ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन सबको इन्होंने हेड किया हुआ है। सबसे ज़्यादा फेमस है नेशनल फार्मर कमीशन को हेड करने के लिए, जो इन्होंने C2+50
इसका फार्मूला दिया था कि कैसे हम MSP को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे थे, MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। तो इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं इनको, आपको ये सारे अवार्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट रेमोन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे कई सारे अवार्ड इनको ऑलरेडी दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पे एक SS भटनागर अवार्ड है, शांति स्वरूप भटनागर। इसको ऑल दो गवर्नमेंट ने अभी साइंस अवार्ड स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो ये बदल दिया है इस अवार्ड को, ठीक है। ये न्यूज़ में है ये अवार्ड, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड MS स्वामीनाथन जी को मिला है। ये तो शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये किस चीज़ से रिलेटेड अवार्ड है ये पूछा जाता है, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है जो ये साइंस से रिलेटेड अवार्ड होता है, इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। 16 फाइनेंस कमीशन, देखिए 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में हमने लास्ट अपनी जो करंट अफेयर की वीडियोस थी उनमें डिटेल में पढ़ा था। मैंने आपको 15th का भी बताया था। 15 फाइनेंस कमीशन के जो हेड थे वो कौन थे, वो थे NK सिंह, ठीक है। इसके अलावा NK सिंह ने FRBM रिव्यू कमेटी को भी हेड करा है, ये भी न्यूज़ में है, ठीक है। तो 16 फाइनेंस कमीशन ये अपॉइंट हो गया है। इनके हेड हैं डॉक्टर अरविंद पनागरिया और जो सेक्रेटरी हैं वो ऋत्विक रंजनम, ठीक है। इन वही है काम क्या होता है आपको पता ही है, आपने पढ़ाई होगा फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में। जो नेट प्रोसीड्स होती हैं वो किस तरीके से डिवाइड करी जाएंगी स्टेट्स और सेंटर के बीच में, उनके बारे में ये बताता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही फैक्टर्स को ये कंसीडर करके बताता है कि वर्टिकली कैसे डिवाइड करना है। वर्टिकली मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली मतलब बिटवीन द स्टेट कैसे डिवाइड करना है, वो दोनों फार्मूले बताता है। इसके अलावा जो ग्रांट्स इन एड दी जाती हैं अलग अलग स्टेट्स को, उनके लिए क्या प्रिंसिपल फॉलो करा जाएगा वो भी ये बताते हैं। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो फाइनेंस कमीशन होता है ना अंडर आर्टिकल 280, ये प्रेसिडेंट को अपनी रिकमेंडेशन देता है, लेकिन ये रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती। ऑल्दो इनको नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ बोल दिया तो वो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है, ऑल्दो पॉलिटी में ये हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, ये स्टेट के जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ होता है उससे रिलेटेड भी कुछ बातें बताता है। लेकिन ये बातें बताने के लिए बेसिकली यानी कि कुछ बातें ऐसी बताएगा कि कैसे पंचायत को आप बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। लेकिन ये रिकमेंडेशंस एक्चुअली में देता कौन है, ये देता है स्टेट का फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन किसको देगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन देगा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फिर बाद में अपनी रिपोर्ट में इन रिकमेंडेशंस को पब्लिश करता है, ठीक है। डिजास्टर को फाइनेंस करना इस बार एक इम्पॉर्टेंट मतलब इस कमीशन को एक इम्पॉर्टेंट काम दिया गया है, टू हाउ टू फाइनेंस द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। आप देखोगे हाल ही में भी कुछ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट में थोड़ा इनोवेटिव अप्रोचेज लेके आ रहे हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस है जो, उसके साथ उन्होंने आई थिंक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। 15 फाइनेंस कमीशन ये बता दें मैंने आपको, NK सिंह जी ने हेड किया था ये। जो 16 फाइनेंस कमीशन है इसका जो स्टार्ट है वो टेन्योर वो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा, और उसके पहले 31 अक्टूबर 2025 तक ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ठीक है। 2 नई पोस्ट भी क्रिएट करी गई हैं इस बार फाइनेंस कमीशन के लिए। 2 पोस्ट हैं जॉइंट सेक्रेटरी की, ठीक है, और इसके अलावा एक पोस्ट है इकोनॉमिक एडवाइज़र की, जो कि फाइनेंस कमीशन के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। देखिए इंडिया में एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रोविज़न हुआ करता था, अभी भी मतलब अभी भी है ये, लेकिन बाद में फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि इसको हटा देना चाहिए और आगे एक्सपेंड नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो हिली स्टेट्स हैं और जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट हैं उनको ही ये स्टेटस दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्टेट को ये दे रहे हो। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला जा रहा था कि क्योंकि इस बार जो हमारे सरकार बनी है वो बिहार और आंध्र प्रदेश की हेल्प से बनी है, तो ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है इन दोनों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने पहले ही ये मना कर दिया था। क्राइटेरिया क्या है स्पेशल स्टेटस क्राइटेरिया देने का, ठीक है, तो वो है आपका हिली या फिर डिफ़िकल्ट टेरेन होना चाहिए। आप किसी ऐसे हिली एरिया में होने चाहिए, मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, ट्राइबल पॉपुलेशन आपके यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। लोकेशन आपकी स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल लद्दाख का एरिया हो गया, ठीक है। आपका जो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस आपके यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिच स्टेट हो, फॉर एग्जांपल केरला है जो वो रिच स्टेट है, तो ऐसा नहीं है कि उसको हम स्पेशल स्टेटस बना दे देंगे दर्जा। इसके अलावा स्टेट फाइनेंसिस का आपके पास नॉन वायबल नेचर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास स्टेट पैसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के बहुत सारे मीन्स ऑलरेडी हैं। आपके पास कमी होनी चाहिए रेवेन्यू के मीन्स की, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह कलेक्ट नहीं हो कर पाते क्योंकि लोग ही नहीं है, या बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हैं तो टैक्स आपके पास ज़्यादा आता नहीं है, पैसे की कमी होती है। ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, तभी आपको स्पेशल स्टेटस का फार्मूला है जो उसमें आप फिट हो गए। स्पेशल स्टेटस का फार्मूला गदगिल फार्मूला भी कहा जाता है, ठीक। गदगिल जी थे, उन्होंने ये फार्मूला दिया था। जहाँ स्पेशल स्टेटस फार्मूला होता है वहाँ पे नॉर्मली जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स,
सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, वहाँ पे 90% पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सिर्फ 10% ही स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो ये फ़ायदा होता है। और जो अनस्पेंट मनी होती है, मतलब किसी स्कीम पे पैसा, मान लो 1,000 करोड़ रुपए पैसे एलोकेट करे गए थे, उनमें से सिर्फ 800 करोड़ ही खर्च हुए, तो नॉर्मली स्टेट्स में क्या होता है, वो 200 करोड़ रुपए ना लैप्स हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, अगले साल इस्तेमाल कर लिया जाता है उनको, ठीक है। और भी बहुत तरीके की छूट होती है, लेकिन वो डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है ना, वो सारे देखा आपने ना हिली स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हैं, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, ठीक है। इसके अलावा एक तेलंगाना स्टेट जो 2014 में बना था, ये भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तेलंगाना भी है इसमें। और 14 फाइनेंस कमीशन ने ये बोला था कि आगे से कोई भी स्पेशल कैटेगरी का दर्जा नहीं दे रहा जाना चाहिए किसी को, ठीक है। इसके अलावा पहले क्या होता था, 30% टैक्सेस थे ना, जो नेट प्रोसीड का 30% ही स्टेट्स को दिया जाता था, लेकिन जब ये स्पेशल कैटेगरी का सिस्टम ख़त्म करा गया तो इस 30% को बढ़ा के 42% कर दिया गया था। और जो 15th फाइनेंस कमीशन ने, इसने इसको 42 से कम करके 41 कर दिया था, क्योंकि एक स्टेट कम हो गया था, कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर, अब ये स्टेट थोड़ी ना रहा, तो इसलिए 41% कर दिया था इसको। नेक्स्ट, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। देखिए, इंडिया में आपको पता होगा NCRB एग्जिस्ट करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये पब्लिश करता है इन रिपोर्ट्स को, NCRB, ठीक है। इसने ऑलरेडी बताया कि इंडिया में जो क्राइम रेट पर लाख पॉपुलेशन है वो तो डिक्लाइन कर गया है, लेकिन ओवरऑल तो नॉर्मली जो क्राइम है वो आपको कुछ जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, वुमेन के अगेंस्ट आप क्राइम देखोगे तो वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर आप प्रोपोर्शनेटली देखोगे, लेकिन ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे, नंबर ऑफ कंप्लेंट के हिसाब से तो वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा आता है। शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो क्राइम है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। सबसे जो सेफ सिटी है वो लगातार तीसरी बार सबसे सेफ सिटी कोलकाता इमर्ज होकर आई है। ऑल्दो इस बार जो आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल वाला जो केस हुआ था, उसके बाद कोलकाता में बहुत प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, लेकिन फिर भी वो सेफेस्ट सिटी है इंडिया की, ठीक है, लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है। और महाराष्ट्र में सुसाइड के काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु वगैरह आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, NCRB कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1986। देखिए, एक NCRB है और एक है NCB। NCRB तो खैर ये अलग डिपार्टमेंट है, NCB है नारकोटिक्स वाला है, ये दोनों ही ना 1986 में बने हैं, ठीक है, एक साथ याद रख सकते हैं उनको, नाम भी मिलता जुलता है और बने भी 1986 में ही है। 4 रिपोर्ट पब्लिश करता है टोटल NCRB: क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, रिपोर्ट ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट, COP28। देखिए, COP28 हमने डिटेल में ऑलरेडी इसको एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। देखिए, हुई कहाँ थी ये पता होना चाहिए आपको, ये UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई थी, दुबई में, ठीक है, दुबई में हुई थी। और COP29 कहाँ होगी, स्टार्ट होने वाली है, अगले सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगी ये, बाकू अजरबैजान में, ठीक है। इसमें जो टोटल काम करे गए थे उनको 4 पिलर में डिवाइड करा जा सकता है। फर्स्ट पिलर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पिलर क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड है। तो इसमें किस चीज़ पे फोकस करा गया था, एक तो इसमें बोला गया था जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करा जाएगा क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करने के लिए। उसके अलावा जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए, 3 गुना करा जाए उसको, ठीक है, उसके बारे में बात की गई थी। ओवरऑल टारगेट दिए गए 11,000 गीगावाट का बाय 2030, और जो हमारा है वो है 500 गीगावाट बाय 2030, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, इंडिया का टारगेट अपना। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे, और नेट जीरो ऑपरेशंस ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर है, उसमें टोटल 52 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है। तो उसमें ये टारगेट है कि 2050 तक हमें नेट जीरो अचीव करना है। तो ओवरऑल भी जो UNFCC है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका ओवरऑल टारगेट भी है कि जो मिड सेंचुरी है, यानी लगभग 2050 तक हमें नेट जीरो अचीव करना है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी नेट जीरो अचीव कर चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पड़ोसी है भूटान, ये ऑलरेडी नेट जीरो अचीव कर चुका है। लेकिन जो इंडिया है वो देखोगे आप, वो नेट जीरो अभी अचीव नहीं करा है उसने, वो 2070 तक बोलता है कि हम 2070 तक नेट जीरो अचीव करेंगे। तो ओवरऑल बैलेंस करके 2050 तक नेट जीरो अचीव करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट आप देखोगे सेकंड पिलर वो है फिक्सिंग क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस में 2 डायमेंशन है, एक तो है कि जहाँ ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, ठीक है, एक है जहाँ फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है होने की, इसलिए अभी से वहाँ पे प्रिवेंशन की जाए, ठीक है। तो पहली है जो उसके लिए लॉस्ट एंड डैमेज फंड बनाया गया है, ठीक है, और जो दूसरी है उसके ऊपर भी काम चल रहा है, और COP29 जो होगी उसमें मेन मुद्दा यही है, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ग्लोबल कूलिंग प्लेज भी ली गई थी, लेकिन इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था, ठीक है। ग्लोबल कूलिंग प्लेज है जो इसमें इसका ही पार्ट था कि जो फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाई जाती है उसको ख़त्म करा जाए धीरे धीरे। तो इंडिया ने इसको मना कर दिया कि भाई हमारी तो, क्योंकि लगभग 55% जो बिजली है वो फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल से बनती है, तो हम थोड़ी ना, हमारे इंडिया में नॉन कोकिंग कोल ही पाया जाता है ज़्यादातर। नॉन कोकिंग कोल अगर इंडिया में पाया जा रहा है तो हमारे लिए तो बड़े नुकसान की चीज़ है अगर हम फॉसिल फ्यूल से बिजली नहीं बनाएंगे तो।
उसके बाद लाइवलीहुड और ये इंक्लूसिविटी की बात करी गई थी। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से, ओवरऑल इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थोड़ा आपको देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस जो यूएई का डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यहाँ पे लेके आ गया था। सस्टेनेबल की बात आ गई तो मतलब वहाँ पे रिजिलियंट होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ठीक है, और फर्टिलाइज़र वगैरह का कम इस्तेमाल करो, ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। चैम्प, ये नाम इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया था, चैम्प फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये लॉन्च करा गया, ठीक है। इसके अलावा इंक्लूसिविटी में यूथ क्लाइमेट चैम्पियन, इंडिया ने भी अपना, आप देखोगे, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च करा था यहाँ पे, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। उसमें जो अगर कोई क्लाइमेट फ्रेंडली काम कर रहा है तो उसको क्रेडिट्स दिए जाएंगे जिनको वो बाद में ट्रेड कर सकता है। इंडिया का जो अपना भी आप देखोगे तो इंडिया ने भी यहाँ पे ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस लॉन्च किया था, ठीक है, रिवर सिटीज़ अलायंस आप देखोगे वो इंडिया ने लॉन्च किया था यहाँ पे। नेक्स्ट पीएम जनमन योजना है। तो पीएम जनमन योजना है, इसमें 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस की कर रही है गवर्नमेंट, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, सैनिटेशन हो गया, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट फोकस करेगी, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ हो गई, उसके अलावा बेसिक रोड कनेक्टिविटी हो गई, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट इंप्रूव करना चाहती है ओवरऑल ट्राइबल एरियाज़ में। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान। जो प्रधानमंत्री का पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है ना, उसका ही पार्ट है ये, एक तरीके से स्कीम को इकट्ठा करने वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है जो इसने कुछ चेंजेस करे हैं इस डेफिनेशन में कि कौन सी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, कौन सी इसमें एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो ये अप्लाई नहीं होगा किस चीज़ को, वो ऐसी लैंड्स को जो नॉन फॉरेस्ट कन्वर्ट करी गई थी दिसंबर 12, 1996, ठीक है। ये डेट आप याद रख लीजिए इससे रिलेटेड, ठीक है। ऑल्दो ये भी बिल है, एक्ट नहीं बना है, तो एक्ट जब बन जाता है तो फिर उसके बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, ठीक है। वैसे मेंस के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इट डज़ नॉट अप्लाई टू लैंड चेंज फ्रॉम फॉरेस्ट यूज़ टू नॉन फॉरेस्ट यूज़ ऑन और बिफोर, ठीक है। जिनको नॉन फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था दिसंबर 12, 1996 को, उनको ये अप्लाई नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दे रखी हैं, जैसे फॉरेस्ट लैंड अगर कोई रेल के लाइन के आसपास है तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, उसको फॉरेस्ट नहीं माना जाएगा। कोई लैंड 100 किलोमीटर के आसपास है बॉर्डर एरियाज़ में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। अगर 100 किलोमीटर के आसपास है तो वो फॉरेस्ट एक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। उसको मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जा सकता है बिना किसी परमिशन के। इसके अलावा जू, सफारी, इको टूरिज़्म, ठीक है, सिल्वी कल्चर, इन सब सारी एक्टिविटीज़ को अगर प्रैक्टिस करा जा रहा है, ठीक है, तो उसको उस एरिया में ये फॉरेस्ट वाले जो रूल्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ पे फॉरेस्ट का रूल लग जाता है ना, फिर वहाँ पे एक पेड़ काटना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट, कास्ट बेस्ड सर्वे इन बिहार। ये कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था इंडिया बिहार में, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल जो रिजर्वेशन है इसको 75% बढ़ा दिया था, मतलब ओवरऑल इंडिया में 50% रिजर्वेशन अलाउड है, 50% से ऊपर करके 75 कर दिया था। लेकिन इसके डेप्थ में आप अगर बिहार से हो तो आप डेप्थ में इसके बारे में पढ़ो, नहीं तो आप यूपी और कहीं और से हो तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको डेप्थ में पढ़ने की, बीपीएससी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने बाद में इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, तो इस वजह से ये इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रह नहीं जाता है। बाकी ये कास्ट बेस्ड सर्वे इसको बोल रहे हैं क्योंकि सेंसस है ना, जो सेंसस लिस्टेड है एज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। केस भी गया था इसका सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था स्टेट चाहे तो अपने ही कैलकुलेशन वगैरह कर सकता है। जो सेंसस वर्ड लिस्टेड है किसमें, यूनियन लिस्ट में, वो एक्चुअली पूरे कंट्री के रेफरेंस में बात करता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की। तो ये काम करा जा सकता है इनके द्वारा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम इंडिया में जो कास्ट सेंसस हुई थी वो 1931 में हुई थी। इसके बाद 2011 में भी ये सर्वे कराया गया था, लेकिन जो डेटा है उसको पब्लिश नहीं कराया गया क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था कि डेटा सही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि बाद में इसको हटा दिया सरकार ने। नारी शक्ति वंदन बिल, ये हम डिटेल में देख चुके हैं ऑलरेडी। 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेंस को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तीन जगहों के लिए था स्टार्टिंग में, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। बाद में इसको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में भी एक्सटेंड कर दिया गया, पुदुचेरी वगैरह में भी। G20 दिल्ली डिक्लेरेशन में आपको पता ही होगा, जो 75 ईयर हुए थे यूएनजीए के, वो सेलिब्रेट करा जा रहा था। यूएनजीए का जो 75/1 ये एक रिजोल्यूशन है, ये पास करा गया था जब यूएनजीए को कितने दिन हुए थे, 75 साल हुए थे। ये बात करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, तो टोटल मेंबर हो गए 15, ठीक है। ये 5 कौन है, ये P5 हैं, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इसमें रशिया और चाइना, ठीक है। ये 5 लोग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ चेंज हुई थी G20 में, जो डिक्लेरेशन था, दिल्ली डिक्लेरेशन, वो पूरी तरीके से मतलब कंसेंसस से पास हो गया था, सबने उस पर साइन कर दिया था। इसके अलावा आप देखोगे जो अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 में साइन कर लिया गया, ठीक है।
इसकी जो वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, ये भी पता होना चाहिए आपको। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंडिया और यूएसए ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ ने मिलकर इसको लॉन्च करा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर, ये भी इंडिया में जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, वैसे ही उसके तर्ज पे इसको सेटअप करा जाएगा। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको भी सेटअप करा गया था। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम है जो, ये विश्वकर्मा आपको पता ही होगा, हिंदुइज्म में विश्वकर्मा है जो इनको भगवान माना जाता है, बिल्डर्स का, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ठीक है, वर्कर्स का। तो उन्हीं से रिलेटेड है ये, वर्कर्स से रिलेटेड ही। यहाँ पे क्रेडिट की फैसिलिटीज़ भी है, ठीक है, टूल किट खरीदने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह का भी प्रोविज़न है, तो उन होलिस्टिकली कवर करता है। टोटल इसमें 18 ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जिनको ये कवर करता है, ठीक है। यह पता होना चाहिए आपको। विश्वकर्मा जयंती किस दिन होती है? 17 सितंबर को, और उसी दिन इसको लॉन्च किया गया था। स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट्स, क्रेडिट, सभी इसको होलिस्टिकली कवर करता है ये। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए आपकी, और एक परिवार में एक ही बंदे को ये बेनिफिट दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, CEC एंड अदर इलेक्शन। देखिए, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक्चुअली एक केस हुआ था अनूप बर्नवाल केस, यहाँ पे आप देख सकते हो, अनूप बर्नवाल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट करा जाएगा, इसके लिए कलीजियम की बात करी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उन्होंने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बोला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे इसमें, LOP, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। तो ये तीनों मिलकर अपॉइंट करेंगे। लेकिन इसको फैसले को पार्लियामेंट ने एक लॉ ला के पलट दिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो, इनको निकाल दिया कलीजियम से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी बात करी गई थी, लेकिन बाद में इसको बदल दिया। अभी क्या होगा कि पहले एक सर्च कमेटी होगी, सर्च कमेटी फिर एक कुछ नाम शॉर्ट लिस्ट करेगी, वो नाम वो किसको देगी? वो नाम वो देगी किसको? सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कौन होगा। फॉर एग्जांपल डिफेंस हो सकता है, लॉ मिनिस्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए बस। और तीसरा होगा LOP, ठीक है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया है। नेक्स्ट, कैटेगरी ऑफ कंपनी। कंपनी की कैटेगरी के बारे में बात की गई है। इसमें महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ये सब चीज़ें, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। इसमें कितनी कंपनीज हैं टोटल, क्या क्राइटेरिया होता है, वो आप बस एक बार क्राइटेरिया देख लीजिए। कंपनीज तो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो महारत्न बनने के लिए ना, किसी भी कोई कंपनी महारत्न तभी बन सकती है जब वो पहले नवरत्ना की कैटेगरी में ऑलरेडी हो। नवरत्ना के बाद ही महारत्ना बनेगा, ठीक है। इसके अलावा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड होनी चाहिए। नवरत्न कंपनी होती हैं जो, वो लिस्टेड नहीं होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। मतलब उनका एक क्राइटेरिया नहीं है नवरत्न बनने के लिए। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो और नवरत्न कैटेगरी में आते हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन महारत्न के केस में ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, और उसका ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए, तभी आप महारत्न बन सकते हो। नवरत्न की कैटेगरी में आपको ऑलरेडी मिनी रत्न होना चाहिए, तब आपको नवरत्न बनाया जा सकता है, ठीक है। बाकी इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। MSP आपको पता ही होगा, टोटल 22 फसलों के लिए प्लस एक शुगर केन, यानी कि टोटल 23 के लिए इसको रिलीज़ करा जाता है। इसको रिलीज़ करती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसको रिकमेंड कौन करता है? इसको करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। CACP इसको रिकमेंड करता है। CACP 1965 में बनाया गया था, तब से अब तक इसको लेके आता है। जो गन्ने के लिए आता है उसको बोलते हैं FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटेड प्राइसेस, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ करता है। फिर एक स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस आता है जिसको SAP बोलते हैं, इसको स्टेट गवर्नमेंट रिलीज़ करती हैं। नॉर्मली जो FRP है इससे ज़्यादा होता है स्टेट का प्राइस। यहाँ पे बता रखा है MSP कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, जो स्वामीनाथन कमीशन था उसने C2+50 का फॉर्मूला दिया था, लेकिन गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं करती। गवर्नमेंट बोलती है पहले हम A2 कैलकुलेट करेंगे। A2 में आप सब देखिए, C2 में क्या था? C2 में दो तरीके की कॉस्ट थी, एक तो थी जो कैपिटल कॉस्ट, और एक थी जो रेंट जाता है, ठीक है। वो दो चीज़ें हो गई, कॉस्ट ऑफ रेंट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्लस 50% प्रॉफिट, ये था C2+50। लेकिन इसमें क्या है? इसमें A2 है, पहले A2 में है जो एक तरीके से ये एक्सपेंडिचर है, जो फर्टिलाइज़र पे हुआ, लेबर पे हुआ, जो लेबर आपने खरीदी है, फैमिली लेबर नहीं, ठीक है। फर्टिलाइज़र, सीड्स, इन पे सब पे जो खर्चा हुआ वो हो गया A2। फिर होगा आपका A2 + FL है फैमिली लेबर, उसका कॉस्ट हो गया, ठीक है। C2 हो गया, इसमें A2 + FL आ गया। साथ में फिक्स कैपिटल एसेट्स में से मान लो आपका ट्रैक्टर खरीदा हुआ था, आपका अपना ट्रैक्टर है, वो उसका खर्चा है। लैंड का अपना खर्चा हो गया, ठीक है, वो सब है इसमें। रेंट पेड हो गया फार्मर के द्वारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो C2+50 फार्मूला है, हमने इसको इनकम पास कर लिया इसमें ही। लेकिन किसान बोलते हैं कि आप इनकम पास मत करो, आप सिर्फ C2+50 ही कैलकुलेट करो, आप बाकी उसमें कॉम्प्लेक्स मत बनाओ इसको। तो ये इसमें भी चलता रहता है। ये C2+50 किसने दिया था? MS स्वामीनाथन में, जिसने जिनको यहाँ इस बार भारत रत्न भी मिला है, ठीक है। गवर्नमेंट है जो वो 1.5 टाइम्स ऑफ A2 + FL निकालती है।
नेक्स्ट, न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया ये बनाया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है। इसमें कितना खर्चा वर्चा हुआ वो जानने की ज़रूरत नहीं है, पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट करा है, ठीक है। इसमें टाटा कंपनी है जो वो इन्वॉल्व थी इसको बनाने में। बिमल पटेल हैं जो वो इसके आर्किटेक्ट है, ठीक है, ये नाम पता होना चाहिए, बिमल पटेल ये आर्किटेक्ट थे। सेंट्रल विस्टा बड़े प्रोजेक्ट का नाम है, उसका ही पार्ट है ये सेंट्रल विस्टा का, ठीक है। शेप कैसा है, इस बार ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है इसको, पहले सर्कल टाइप था हमारा, अभी ट्रायंगुलर में बनाया गया है। 3 मेन गेट होंगे इसमें, वाटर, लैंड और स्काई को डेडिकेटेड है। एक यानी कि एक है जल द्वार, एक है नभ द्वार और एक है थल द्वार, यानी कि वाटर, लैंड और स्काई, ठीक है। और इनको नाम दिया गया है एक्चुअली में ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ठीक है। जो जल द्वार है उसको ज्ञान द्वार, फिर नभ द्वार है जो उसको शक्ति द्वार, और थल द्वार को कर्म द्वार नाम दिया गया है। ग्रेनाइट सैंडस्टोन से बना, इतना ज़रूरी नहीं है। एक ब्रोंज से बना हुआ ना एक नेशनल एम्बलम भी इंस्टॉल करा गया है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रोंज से बना है ये। नेक्स्ट, सीटिंग कैपेसिटी बार रखी है, अब आपको पता ही होगा 2026 में डिलिमिटेशन होने वाला है फिर से, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा सीटें हैं। 888 रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकसभा में और 384 राज्यसभा में, टोटल मिला के 1272 लोगों के बैठने की जगह है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं जो यहाँ पे इन्होंने सेंगोल इंस्टॉल करा था। सेंगोल है ये चोला एम्पायर में पावर ट्रांसफ़र का प्रतीक था, ये पावर ट्रांसफ़र होती थी एक राजा से दूसरे राजा के पास, तब इसको यूज़ करा जाता था, तो इसको भी इस्तेमाल करा गया है पार्लियामेंट में, ठीक है। इसके अलावा इसके सेंगोल के ऊपर नंदी यानी कि जो बुल होता है उसका फोटो बना, उसकी मतलब स्कल्पटिंग की हो रखी है। जो नंदी है ये रिप्रेजेंट करता है, सिंबल ऑफ जस्टिस है वो, ठीक है। और यहाँ पे और भी छोटी छोटी डिटेल बता रखी है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट, इसमें ये सब बताया है इस रिपोर्ट में इसरो ने कि हम अब तक क्या क्या अचीव कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अब तक बता रहा है कि टोटल बिगिनिंग से आज तक इंडिया की टोटल 127 इंडियन सैटेलाइट हैं जो कि मतलब इंडिया से लॉन्च की गई हैं ऊपर आकाश में, मतलब स्पेस में जिनको छोड़ा गया है। वो सारी डिटेल्स दे रखी हैं, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें क्या क्या, आपको बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी होती हैं इसमें जो स्टैटिक नहीं होती, मतलब चेंज हो जाती हैं, जैसे 46 फॉरेन सैटेलाइट, कल को कोई और सैटेलाइट छोड़ देंगे तो ये नंबर बढ़ जाएगा, तो इसमें आपको इतना डेप्थ में नहीं भी पता होगा तो चला गया, ठीक है। बाकी आपको जो स्टैटिक चीज़ है वो पता होना चाहिए, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट जैसे ये होता है 35,786 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, और इक्वेटर के ऊपर होता है, इसलिए ये ऐसा लगता है कि एक ही जगह पर रुका हुआ है, तो ये चीज़ पीछे पता होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर, देखिए फिशरीज़ और एक्वाकल्चर में ना, फिशरीज़ के केस में इंडिया 3rd पे आता है, ये पता होना चाहिए आपको। एक्वाकल्चर में इंडिया 2रे पे आता है, इंडिया से आगे एक्वाकल्चर में सिर्फ चाइना है, ठीक है। फिशरीज़ में इंडिया से आगे कौन है, चाइना भी आगे है और इंडोनेशिया आगे है, बाकी दूसरे नंबर पर आता है इंडिया। ओवरऑल एशिया है जो वो सबसे ज़्यादा फ़िश प्रोड्यूस करता है दुनिया में, ये भी आपको पता होना है। 70% फिशेज़ एक्वाटिक एनिमल्स को इंडिया ही करता है, ठीक है। सब ज़्यादा एक्वाटिक में कौन आएगा, चाइना, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे इंडोनेशिया, ठीक है। ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे कि एक्वाकल्चर में इंडिया 2रे पे है, फिशरीज़ में इंडिया 3रे पे है। इंडिया में जो फिशरीज़ होती है उसमें ज़्यादा फिशरीज़ होती है इनलैंड फिशरीज़, ठीक है। टोटल अगर 100 फिश पकड़े जाते हैं तो उसमें से 75 इनलैंड होते हैं और 25 उसमें मराइन होते हैं। अब गवर्नमेंट का फोकस है मरीन है जो इसको बढ़ाने पे, इसलिए पीएम मत्स्य संपदा है वो मरीन पे अब ज़्यादा फोकस कर रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड ये हर साल दिए जाते हैं, हर बार इंदौर नंबर 1 पे होता है, इस बार भी नंबर 1 पे है, लेकिन इस बार नंबर 1 पे 2 हैं, सूरत भी नंबर 1 पे है इस बार, ठीक है। तो इतना यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। और लीस्ट क्लीन सिटीज़ में, गंदी सिटीज़ में देखो तो कोलकाता नंबर 1 पे है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में अगर स्टेट वाइज देखो तो अब जो क्लीनेस्ट स्टेट है वो महाराष्ट्र है और सबसे गंदा स्टेट आया है अरुणाचल प्रदेश। इसमें और ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, गंगा के किनारे सबसे साफ़ सिटी है वाराणसी, ठीक है, ये याद रखना है। और कैंटोनमेंट बोर्ड है जो उसमें महो जो कैंटोनमेंट है उसको नाम आया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और करंट अफेयर्स हैं जो हम अगस्त 2024 से रिलेटेड हैं। अगस्त 2024 के करंट अफेयर आज हम पूरे कवर करने वाले हैं, उसके बाद फिर अगले महीने के अगले वीडियोज़ में देखेंगे। देखिए, एक कॉन्फ्रेंस हुई है पूसा इंस्टीट्यूट में, पूसा इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, पहले पूसा नाम की जगह थी बिहार में, वहाँ होता था, फिर इसको इंडिया में लेके आ गया, ठीक है। और ये करजन के टाइम पे बना था। इसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ऑर्गेनाइज करी है पूसा इंस्टीट्यूट ने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 66 साल बाद इंडिया में इसको कराया गया है। इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। नेक्स्ट, पेरियार टाइगर रिजर्व है जो ये केरला में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे विंड टर्बाइन के थ्रू पावर जनरेट करी जा रही है। फैक्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेरियार टाइगर रिजर्व है कहाँ पे ये पता होना चाहिए आपको, केरला में। नेक्स्ट, ईवी चिनैया केस, ये हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी। सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मेनली शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है ये। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड केस था ये ईवी चिनैया केस। उसमें इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया है दविंदर सिंह केस में। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। अब अलाउड है स्टेट्स को, वो परमिटेड, उनको परमिशन है, वो चाहें तो
जो सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ वियतनाम प्राइम मिनिस्टर, देखिए वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए थे, उस टाइम पे एक ये लॉन्च करा गया था नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे है ये? लोथल, गुजरात में। बस इतना याद रखना है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्टार्ट करा गया है? लोथल, गुजरात में। ठीक है। इस बार जो इंडिपेंडेंस डे था उस पर आपको पता ही है, एक तो हर साल एक हर घर तिरंगा कैंपेन चलता है, ये सबको पता ही होगा, इसमें पढ़ने वाली कोई खास चीज़ नहीं है। इसका थीम याद रख लीजिए इस बार, विकसित भारत एट 2047, ये इसका थीम था। इंडिया का एक आंगनवाड़ी सेंटर खोला गया है गाजियाबाद, यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनवाड़ी सेंटर है ये। नेक्स्ट, ग्रांड झूमर डांस परफॉर्मेंस। देखिए झूमर डांस से आप कंफ्यूज हो सकते हो, झूमर घूमर नॉर्मली हरियाणा और राजस्थान के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन ये आसाम में ऑर्गेनाइज करा गया है, इसलिए थोड़ा ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है। झूमर डांस परफॉर्मेंस कहाँ ऑर्गेनाइज करेगी? आसाम में। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने कुछ नई कंट्रीज़ को ट्रैवल करा है। कहाँ ट्रैवल करा है ये नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये कुछ कंट्री ना इनका कैपिटल पूछा जा सकता है पेपर में। जैसे फिजी, इन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी दिया था। ठीक है। तो इनको सुवा नाम है इसका कैपिटल का, फिजी। ठीक है। यहाँ पे लगभग 50% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की रहती है। ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट कंट्री है फिजी, सुवा। ठीक है। सुवा इसका कैपिटल है। तिमोर लेस्ते, यहाँ की कैपिटल है दिल्ली। मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, यहाँ पे एक स्कीम स्टार्ट करी है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे जो सैनिटरी पैड्स होते हैं ना वो प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। एक्चुअली पैसे देगी 300 रुपये एक साल में हर लड़की को। ठीक है। 7 से 8 जो 12th क्लास की लड़की हैं उनको सैनिटरी पैड के लिए पैसे दिए जाएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स, ये क्या होते हैं? ये एक तरीके से ना ज़मीन पे निशान बनाए होते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये नेचुरल निशान से पहले से नेचुरली बनाए गए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंसानों ने बनाए हैं। ठीक है। तो पेट्रो मतलब पत्थर हो गए, ग्लिफ्स मतलब एक तरीके से निशान हो गए, एक तरीके से पैटर्न टाइप होते हैं ये। तो जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स, जियोग्लिफ्स मतलब ज़मीन पे निशान बने होते हैं पैटर्न, पेट्रोग्लिफ्स जो पत्थरों पे बने होते हैं। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में मिले थे बहुत सारे ये, पहले दूसरी कंट्रीज़ में पेरू वगैरह में बहुत मिलते थे, लेकिन अभी ये इंडिया में भी मिलने लग गए हैं। और इनको नॉर्मली गूगल मैप वगैरह से थ्रू इनको निकाला जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में बने होते हैं, ज़मीन पर खड़े होकर इनको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी पेट्रोग्लिफ के आसपास खड़े हो, क्योंकि ये इस तरीके से पैटर्न बना होता है। ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट के रिमेन्स हैं महाराष्ट्र में, इनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट करी है कारगिल पैकेज। किसके लिए है ये? कोई अग्निवीर की एक डेथ हो जाती है ना, तो उसको एक तरीके से ऑनर करने के लिए है, मार्टियर अग्निवीर को। पंजाब नेशनल बैंक ने अंतः दृष्टि एक डेबिट कार्ड निकाला है अपना, जो ब्रेल लैंग्वेज होती है ना, जो ब्रेल लैंग्वेज है मतलब टैक्टाइल फीडबैक के बेसिस पे काम करती है ये, तो उससे ब्रेल के मतलब जो का यूज करा गया डेबिट कार्ड पे लिखने के लिए, ताकि जो किसी की जो नज़र से नहीं है, ब्लाइंड है कोई, तो वो उसको पढ़ सकता है। ठीक है। तो थोड़ी ऐसी कभी कभी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी तो नहीं पूछता ये बहुत ज़्यादा। ब्रेल के बारे में लुई ब्रेल है ना, उन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया था। नेक्स्ट, नेशनल जो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है NIRF, वो हर साल रैंकिंग निकालता है। इसमें आपको पता चाहिए, इसमें IIT मद्रास है जो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे है, इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी यही टॉप पे है, रिसर्च की कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है जो बेंगलोर में, वो टॉप पे है। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के केस में पहले पे JNU था, दूसरे पे जामिया था। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ रामसर साइट्स ऐड करी गई हैं, टोटल इंडिया में 85 हो गई हैं। ये भी नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी अभी तो आप 85 याद करके जा सकते हो, क्योंकि पेपर अगले महीने में है, तो उस टाइम पे 85 ही रहेंगी, मतलब पेपर में अगर आएगा तो। ठीक है। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी मतलब कुछ बर्ड सेंचुरी और कुछ एरियाज़ हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ करा गया है। यहाँ पे 2 तमिलनाडु की हैं, नंजानायन बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी। ठीक है। तवा रिजर्वेयर ये मध्य प्रदेश में है, तवा रिवर के बारे में ज्योग्राफी में हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है। तवा रिजर्व ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? नर्मदा की। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है। लेटेस्ट है ये, अभी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट, इंडिया में देखिए 24 न्यू हेरिटेज साइट डिक्लेयर करी गई हैं यूनेस्को के द्वारा ग्लोबली। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये ग्लोबली 24 नई साइट आई हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार जो मीटिंग है ना वो दिल्ली में हुई थी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग है वो दिल्ली में हुई थी, और नरेंद्र मोदी जी भी गए थे यहाँ पे। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन ये ऑर्गेनाइज करा गया था भोपाल मध्य प्रदेश में, बस इतना याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देख, अच्छा यहाँ पे एक ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड ना काफ़ी अवेयरनेस जनरेट करी जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं ना, बच्चों को मतलब मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही हैं, खासकर अर्बन एरियाज़ में, इलीट फैमिलीज़ में, वो बच्चों को ना मतलब वो पाउडर वाला दूध पिला रही हैं, जिससे कि बच्चों की सेहत पे बाद में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है। बहुत नेगेटिव, तो उसके लिए अवेयरनेस जनरेट करी जा रही है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये ऑब्जर्व करा गया था 1 से 7 अगस्त तक। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 7 अगस्त वैसे भी इंपॉर्टेंट डेट है। 7 अगस्त को क्या बनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे, क्योंकि 7 अगस्त को क्या हुआ था? 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। खैर इससे रिलेट करके रख सकते हो तो रख लेना। ठीक है।
तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से मतलब कोई भी चीज़ आए ना तो पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल इसके ऊपर बारे में काफ़ी बात करी जा रही है। नेशनल हैंडलूम डे बता दिया मैंने आपको, इसकी थीम थी विरासत, और 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को क्या स्टार्ट हुआ था, 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ था हमारा स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के साथ मतलब लोन दिया है इंडिया को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, लेकिन आपको ना एशियन डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इसका नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है, लेकिन इसमें एपैक की कंट्रीज आती हैं। ठीक है, मतलब इसमें यूएसए भी है। यूएसए का एक्चुअली यूएसए और जापान दोनों का ही इसमें 15.6% मतलब बराबर बराबर शेयर है, तो इसमें यूएसए का भी शेयर है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि एशियन है तो यूएसए नहीं होगा, इसमें यूएसए है। ठीक है, यूएसए का शेयर है इसमें, जापान और यूएसए का बराबर शेयर है 15.6% का। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट आता है चाइना, फिर आता है इंडिया। नेक्स्ट देखिए नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम लॉन्च करी गई है। ठीक है, स्कीम है, इसके लिए पोर्टल लॉन्च करा गया है नेट्स 2.0। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, जो ये इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप का कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है। आपने देखा होगा जब कांग्रेस जो इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र करा गया था, फिर गवर्नमेंट ने बजट में इसका जिक्र करा। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने ऐसे ही बोला था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कॉपी कर लिया। खैर अच्छी चीज़ है, कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, अगर कॉपी कर भी लिया तो क्या हो गया, क्योंकि इससे स्किल है ना, जो हमारी कंट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे हैं ना वो कॉलेज से जब निकलते हैं तो उनके अंदर स्किल नहीं होते। तो अगर उनको स्किल प्रोवाइड कर दी जाए विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है, इंटर्नशिप या फिर मेंटरशिप जैसे भी उसको करा जाए, ठीक है, तो उससे बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाया जा सकता है बहुत आसानी से, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स उनको दी जा सकती हैं। नेक्स्ट 2 पीकॉक सेंचुरी बनाई गई हैं, एक है हमारी अदिचूचा नगरी में और दूसरी है आपकी चूलानूर में। ठीक है, चूलानूर केरला में है, अदिचूचा नगरी है जो ये कर्नाटका में है। सीबीएसई ने एक सफल करके एक पोर्टल या फिर एक टेस्ट टाइप लॉन्च करा गया है, जिसमें आप बच्चे अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं एग्जाम के लिए। ये ओवरऑल जो एग्जाम का स्ट्रेस होता है ना बच्चों में, उसको कम करने का एक तरीका है। नेक्स्ट ये रैपिडो करके कंपनी है, यूनिकॉर्न बन गई है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि यूनिकॉर्न बनने के लिए कंडीशन क्या होती है, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एक तो। ठीक है, उसके अलावा दूसरा होता है कि आपके स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्टेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होने चाहिए आप। नेक्स्ट इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम की कुछ फेमस कंपनी है इंडिया में, जैसे हिंदाल्को, नाल्को, बाल्को। जिस कंपनी के नाम में एल दिख जाए ना आपको ऐसे, वो समझो एल्यूमिनियम तो बनाती होगी। हो सकता है एल्यूमिनियम के साथ कॉपर भी बनाती हो, लेकिन एल्यूमिनियम तो बनाती होगी। ये हिंदाल्को है, ये भी न्यूज़ में था कुछ वजह से, इसके ग्लोबल जो सस्टेनेबिलिटी रेटिंग्स होती हैं उसमें अक्सर ये टॉप पे आता है। ठीक है, टेस्ट में, तो इसलिए भी न्यूज़ में आता है ये। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल जो ट्रेड एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें इंडिया का रैंक है 8th। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत अजीब चीज़ देखने तो मिली थी कुछ टाइम पहले कि हमारे इंडिया में आज तक हमेशा आपने यही सुना होगा कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, इसको कम करो कम करो। लेकिन अचानक से क्या होने लग गया ना, हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1, जो 2.1 होता है रिप्लेसमेंट लेवल होता है। मतलब अगर किसी देश में 2.1 है फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब उसकी पॉपुलेशन अब बढ़ेगी नहीं, स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर ये 2.1 से नीचे आने लग जाए ना, तो इसका मतलब पॉपुलेशन गिरेगी। और जब पॉपुलेशन गिरती है तो होता क्या है ना, बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाते हैं और जवान लोग कम रह जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि डेमोग्राफिक विंटर क्रिएट हो जाता है, यानी काम करने वालों की कमी पड़ने लग जाती है। तो जो एक्चुअली साउथ इंडिया में हमें दिख भी रहा है होते हुए, साउथ इंडिया में जो फर्टिलिटी रेट है वो किसी किसी स्टेट में 1.7 से भी नीचे गिर गई है। तो इस वजह से आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहा था कि जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे आप पैदा करो, ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो पॉपुलेशन गिरेगी नहीं, वरना हमारा मतलब हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो जो अभी तक 2 बच्चे पैदा करने की बात हो रही थी ना, हम 2 हमारे 2, उसके लिए बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आपने 2 बच्चे, मतलब ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा लॉ लेके आएंगे कि आप लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे अगर आपके 2 बच्चे से कम, मतलब 2 बच्चे नहीं हैं आपके, 2 से ज़्यादा होना चाहिए मतलब आपके। ठीक है, 2 चाइल्ड नॉर्म को ख़त्म कर रहे हैं एक तरीके से। इसके लिए आपको एक दूसरा वर्ड देखने को मिल सकता है, प्रोनेटल। ठीक है, प्रोनेटल और एंटीनेटल। एंटीनेटल क्या होता है, एंटीनेटल का मतलब है कि आप पॉपुलेशन को घटाने के फेवर में हो, ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए। प्रोनेटल का मतलब है कि आप पॉपुलेशन को बढ़ाने के फेवर में हो, कि ज़्यादा बच्चे करने चाहिए। नेक्स्ट मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बस ये झारखंड में लॉन्च हुई है। ठीक है, वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ओवरऑल उनके वेलफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, बस आपको याद रखना झारखंड से रिलेटेड है। ठीक है, झारखंड की है और ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये देखिए जो 3 लॉ हमने कल पिछले वीडियो में भी डिटेल में पढ़े थे, उनके इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिव करने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट और स्कीम टाइप लॉन्च करे गए। सारे ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, अमित शाह जी ने लॉन्च किए थे। ई साक्ष्य, ई समन, साक्ष्य मतलब एविडेंस हो गया, समन मतलब किसी को बुलाना, न्याय सेतु, न्याय श्रुति ऐप, ये बहुत सारे
प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये सारे डिजिटल ऐप्स, एप्लीकेशंस या प्लेटफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट, नागालैंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखिए ये कुछ है ना बीच बीच में, मैं इनको स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। जो मैं स्किप कर रहा हूँ ना, इसका मतलब वो एग्जाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। कभी आपको ये लग रहा हो कि मैं गलती से स्किप कर रहा हूँ, गलती से नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी दी होती हैं जो एसएससी टाइप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एसएससी हो गया, या फिर कोई क्लर्क का लेवल का एग्जाम है, आरआरबी के एग्जाम होते हैं, ठीक है, एसआई वाले एग्जाम होते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टेट पीसीएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं डिटेल्स, इसलिए इनको कुछ है जो मैं जिनको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, तो उनको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिनकी हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनको मैं स्किप नहीं करता हूँ, चाहे वो प्रीलिम्स में एक बार को ना भी आए, लेकिन आपको अगर हॉलिस्टिकली उसके बारे में पता होना चाहिए तो मैं उसको कवर कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, नागालैंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये मैंने आपको ऊपर भी मेंशन करा था। नागालैंड है जो, इसने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एमओयू साइन करा है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब अगर हम ऐसे कोऑपरेट करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के साथ में, तो उससे हमें नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। CDRI के बारे में पता होना चाहिए आपको। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिस्क से रिलेटेड है, डिजास्टर रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। एक सेंडाई फ्रेमवर्क है, ये पेपर में आता है। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, तो ये सेंडाई, ये जापान में एक जगह है, उसके नाम पे रखा हुआ है इसको। सेंडाई फ्रेमवर्क है जो, ये भी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये 2015 से 2030 तक का इसका टारगेट है। नमामि गंगे प्रोग्राम, ये चल रहा है बहुत टाइम से। इस बार उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर इसने फोकस करा है। 2.0 में 920 करोड़ रुपए दिए गए। कितने पैसे दिए गए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड वाला एरिया इसमें कवर नहीं होता। उत्तराखंड और बंगाल वाला, ठीक है, ये नहीं कवर होता इसमें। 2.0 में सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार है। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बता रखी है, लास्ट वीडियो में भी देखी थी हमने। टोटल है जो ये 203 गीगावाट के आसपास में है। बाकी इसमें सोलर का कंट्रीब्यूशन 82 से 90 गीगावाट के बीच में है। विंड का कंट्रीब्यूशन 44 गीगावाट के बीच में है। बाकी हमारा है न्यूक्लियर और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो है, ठीक है। हर घर तिरंगा कैंपेन, ये बता दिया मैंने आपको, ये हर साल चल रहा है आजकल। ये भी हमने अपने वीडियोस में देख चुके हैं कि छत्तीसगढ़ ने 2 टाइगर रिजर्व को कंबाइन कर दिया, ठीक है, एक बना दिया है। तो कौन से 2 थे वो, गुरु घासीदास एंड तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इनको एक कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, एक ये पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसने ये बोला है कि हम हर फसल को MSP पे खरीदेंगे, सारी फसलों को, ठीक है। तो ये हरियाणा में चीफ मिनिस्टर है जो नायब सिंह सैनी, हरियाणा में भी इलेक्शन हुआ था, तो उस वजह से इन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि हम सारी फसलों को MSP पे खरीदेंगे। क्योंकि एंड हरियाणा में ना ऑलरेडी एक स्कीम चलती है, भावांतर भरपाई योजना, ठीक है, BBY। इसमें क्या होता है कि मान लो MSP का रेट था 2000 किसी फसल का, और उस किसान ने वो फसल बेच दी 1800 रुपये में हिसाब से, तो जो 200 रुपये का गैप है ना, ये सरकार दे देती है, तो इससे आप MSP पे पहुंच गए। नेक्स्ट, एक ये हाथी ऐप है। हाथी ऐप लॉन्च करी गई है SBI फाउंडेशन के द्वारा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो ये बेसिकली किसी अगर गांव के एरिया में एलिफेंट एंटर कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कवच पता होना चाहिए आपको। कवच के बारे में, ये इंडियन रेलवेज का एक सिस्टम है जो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है किसमें, रेल में, अगर सामने से कोई कॉलिजन का खतरा हो, ठीक है, टकराने से बचा लेता है। लेकिन अभी इसको पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं करा गया हमारे सभी रेल में। इसको इंस्टॉल करने में अभी और 10 साल लग जाएंगे, 8 से 10 साल, ठीक है। इसलिए आप देखोगे अभी भी रेल के एक्सीडेंट होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि ये कवच अभी कुछ ही रेल में लगाया गया, सब में नहीं लगाया। इंडिया का पहला राइस ATM इंस्टॉल करा गया क्या, भुवनेश्वर में, और यहाँ पे राइस दिया जाएगा बायोमेट्रिक प्रोसेस के थ्रू। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसको इसलिए कवर किया है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, बायोमेट्रिक के थ्रू राशन देना। यानी कि जो PDS स्कीम है हमारी, PDS स्कीम कौन से एक्ट के अंदर चलती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट। अल्टीमेटली देखिए, अभी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स के बाद तो मेंस होगा ना, और मेंस में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। मेंस होता क्या है, मेंस में आपको यही सब इनोवेटिव चीज़ें ही तो बतानी होती हैं सॉल्व क्वेश्चन के आंसर में। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं यहाँ पे जो मैं इसलिए आपको कवर करा रहा हूँ, ताकि आपको ना एक एडमिनिस्ट्रेटर सोचता कैसे है, कौन कौन से इनोवेटिव फार्मूला आप लेके आ सकते हो ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जा सके। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करी गई है यहाँ पे। राइस ATM मतलब आपको लाइन में जाके ऐसे लगने की ज़रूरत नहीं है, जब मन करा वहाँ पे जाके आपने ATM से राइस निकाल लिया। और राइस निकालने के लिए क्या सिस्टम है, ऑथेंटिकेशन के लिए बायोमेट्रिक, तो इससे करप्शन भी कम हो जाएगा। तो ये इनोवेटिव सॉल्यूशन है, इसलिए मैंने इसको कवर करा। बाकी ये एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में आने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है इसके। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नलगंगा और वैनगंगा रिवर के लिंकिंग प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। ये विदर्भा रीजन है जो आपको पता होगा, यहाँ पे फेमाइन की समस्या आती है, ड्रॉट की समस्या आती रहती है बार बार, और फार्मर्स भी बहुत सुसाइड करते हैं इस रीजन में। ये वो रीजन है जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच में पड़ता है, महाराष्ट्र का एरिया, ठीक है, ये विदर्भा रीजन बोलते हैं इसको। बाकी वैनगंगा रिवर तो आपको सबको पता ही होगी, हमने पढ़ते हैं, वैनगंगा होती है, पेनगंगा होती है, वर्धा होती है, ठीक है, ये तीनों रिवर मिल जाती हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ाई है जो ड्रेनेज सिस्टम वाले वीडियो में अपने में।
तो ये नलगंगा और वेनगंगा महाराष्ट्र में है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं जो ये चीफ जस्टिस थे हमारे, 50वें चीफ जस्टिस थे, अभी 51 में चेंज हो गए, संजीव खन्ना जी आ गए। तो इन्होंने ये EDHCR लॉन्च किया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये दिल्ली हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड कराएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट DNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना। देखिए आपने अक्सर ये वर्ड देखा होगा बहुत सारी स्कीम में, अंत्योदय। अंत्योदय क्या मतलब क्या होता है? अंत्योदय का मतलब है लाइन में जो आखिरी में है, ठीक है, अंत में जो लोग हैं, बिल्कुल अंत में उनका उदय करना। अंत में मतलब सबसे गरीब को टारगेट करता है, देश की जो सबसे गरीब पॉपुलेशन है उसको लाइवलीहुड प्रोवाइड कराना इसका टारगेट है, ठीक है। अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो जहाँ पे वर्ड आपको दिया जाए ना अंत्योदय योजना, अंत्योदय, इसका मतलब समझ लेना कि यहाँ पे जो बहुत गरीब लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, मिलियन डिज़ाइनर्स बिलियन ड्रीम्स, ठीक है। तो ये कैसे बेसिकली हम ओवरऑल जो रूरल जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उन पर फोकस करता है। नेक्स्ट यूनियन कैबिनेट है जो उसने अप्रूव करा है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 वर्जन हैं, एक अर्बन और एक ग्रामीण, ठीक है। तो अब इसने 2.0 लॉन्च करा है, इसमें 2 करोड़ हाउसेस और नए कंस्ट्रक्ट करे जाएंगे अर्बन एरियाज़ में, रूरल और अर्बन एरियाज़ में। नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना इंडियन ओशन में कुछ जगहों के नाम बदले हैं, नाम रखे हैं या बदले हैं समझ लीजिए। तो एक है अशोका सी माउंट, ये तीनों ना इंडिया ने खोजे थे एक्चुअली, अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कालपत्रु। ये किसने खोजे थे? ये इंडिया ने खोजे थे, ठीक है। सब आप इसको अगर ऐसा आ जाए नॉर्थ से साउथ इनको अरेंज करो, नॉर्थ में सबसे पहले आपका आएगा चंद्रगुप्त रिज, फिर आएगा अशोका, उसके बाद आएगा कालपत्रु, ठीक है। इस तरीके से इनको याद रख सकते हो नॉर्थ से साउथ अगर आपको अरेंज करना हो तो। और इन अशोका और चंद्रगुप्त के बारे में आपको पता ही होगा, ये मौर्यन एम्पायर के किंग हैं। चंद्रगुप्त फाउंडर थे और इसके बेटे थे बिंबिसार, और उसके बेटे आपको देखने को मिलेंगे ये बिंदुसार, और उसके बाद अशोका देखने को मिलता है। कालपत्रु ये एक वर्ड होता है संस्कृत का, इसका मतलब होता है एक ऐसा ट्री जो एक तरीके से विजडम ट्री टाइप, मतलब ट्री ऑफ होप, एक्चुअली इसको ट्री ऑफ होप बोलते हैं, ट्री ऑफ होप, ठीक है। ये होता है कालपत्रु का मतलब। ये वर्ड पूछा जा सकता है पेपर में कि इसका मतलब क्या है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन ओशन में क्या है ये, ठीक है। तो ये सी माउंट है, रिज और सी माउंट, ठीक है। कालपत्रु, रिज और चंद्रगुप्त रिज और सी माउंट। अच्छा सी माउंट और गोएट, ये आपने कुछ वर्ड सुना होंगे, एक होता है रिज होता है समुद्र के अंदर, रिज, ठीक है, एक होता है सी माउंट, ठीक है, और एक होता है गुयोट, GUOUYOT, गुयोट। इनमें फ़र्क क्या होता है? पहली बात तो ये सी माउंट और गुयोट होता है ना, ये वोल्केनिक होते हैं, ठीक है। और सी माउंट तो मतलब समुद्र के अंदर कोई माउंटेन है, वो हो गया सी माउंट, ठीक है, और ये वोल्केनिक माउंटेन होते हैं। गुयोट होता ये भी माउंटेन है, लेकिन जैसे ये तो हो गया हमारा क्या, इस तरीके से, ये तो हो गया सी माउंट, लेकिन जो गुयोट होगा ना वो किस तरीके से होगा, वो ऐसे होगा, मतलब ऐसा माउंटेन जो ऊपर से फ्लैट है, ऐसा माउंटेन होता है गुयोट। और जो रिज होती है ना, रिज क्या होता है, रिज ऐसा होता है, माउंटेन तो होगा ऐसा, ठीक है, रिज होती है ऐसी ऐसी, इस तरीके से मतलब होगा, ठीक है। मतलब एक उसका अलग शेप अलग होता है, मतलब इस तरीके से शेप होता है, कुछ ऐसा सा शेप होता है उसका, ऐसा रिज का, इस तरीके से, ठीक है। मतलब वो एक नहीं होता, बहुत लंबा सा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको रिज बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रोशनी नादर का नाम दिया हुआ है, ये HCL टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन है रोशनी नादर। ये फैक्ट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन इंडिया टू लीड अ बिजनेस, ये इनको टैग मिला है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन रोशनी नादर है ना, जो इनको फ्रांस में हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, जैसे भारत रत्न होता है ना इंडिया में, वो दिया गया है फ्रांस में इनको, रोशनी नादर जी को। तो ये बार बार न्यूज़ में आ रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तो ये पता होना चाहिए, HCL टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये प्राइवेट कंपनी से। और रोशनी नादर मल्होत्रा इनका नाम है। जो रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज करी गई है उसमें इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन का टैग मिला है, जो कि किसी बिजनेस को लीड करती हूँ। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने बहुत सारी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लॉन्च किए थे कुछ टाइम पहले। इसमें कोकोनट के 2 वैरायटीज़ हैं, कल्प सुवर्णा और कल्प शताब्दी। ये याद रखना है कि ये कोकोनट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और यूनिसेफ ने मिलके मतलब एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, जिसमें वो जो फादर का रोल है ना ब्रेस्ट फीडिंग में, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे इंकरेज करना है, मैंने आपको बताया था ना ऊपर, ब्रेस्ट फीडिंग पे काफ़ी फोकस है आजकल, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी मनाया गया था 1 से 7 अगस्त के बीच में। और वैसे ही यहाँ पे वेस्ट बंगाल और यूनिसेफ आपको तो होगा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड बोलते हैं इसको, ठीक है। पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था, ये शॉर्ट फॉर्म पहले उस नाम से आती थी, लेकिन अब इसको सिर्फ चिल्ड्रन फंड बोलते हैं, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो ये प्रमोट कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग अमंग न्यू मदर्स, क्योंकि जो आजकल ट्रेंड बन रहा है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है मदर्स। नेक्स्ट मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक
केस को सुनते टाइम ऐसे बोल दिया था, जो टेम्पल है उसको एक लिविंग एंटिटी की तरह ट्रीट करा जा सकता है, ठीक है, टेम्पल को। और सॉरी टेम्पल को नहीं, टेम्पल में आइडल रखी है जो, उसको, मूर्ति को, ठीक है। ये रामलला का जो केस था बाबरी वाला, उसमें भी ये चीज़ करी गई थी। उसके अलावा गंगा है जो, गंगा को भी एक लिविंग एंटिटी की तरह कंसिडर करा गया था एक केस में, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक दिव्यांगजन माउंटेनियर टीम है, मतलब इसमें स्पेशली एबल्ड या फिर डिसेबल्ड लोग होते हैं, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये K2K टर्म क्या थी, ये न्यूज़ में कैसे कई बार पेपर में ऐसा आ जाता है ना कि K2K, ये टर्म न्यूज़ में थी, ये क्या है, तो इसका मतलब है कंचनजंगा टू किलिमंजारो। किलिमंजारो ये तांजानिया में पड़ता है, ठीक है, माउंटेन है ये, साउथ अफ्रीका का, सॉरी अफ्रीका का लार्जेस्ट माउंटेन है ये। इससे क्वेश्चन और आता है किलिमंजारो से कि ये दुनिया का हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, फ्री स्टैंडिंग, ठीक है, इसके आसपास कोई और माउंटेन नहीं है, अकेला माउंटेन है, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, हाईएस्ट, ठीक है ये किलिमंजारो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम, जैसे आज हमने ये अगस्त का कवर करा था, वैसे ही जुलाई और जितना हो पाएगा उतने महीने का हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।